First of all, good morning to all of you. And second, प्रीवियस क्लासेस में हम जो चैप्टर है हमारा सेकंड फ्लेमिंगो बुक में लोस्ट स्प्रिंग और जिसकी अथर है एनिस जंग, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। और इस चैप्टर में टोटल मिला के हमने कुछ छोटे छोटे इवेंट्स के बारे में देखा है, जैसे साहेब के बारे में, उसके मिल्क कनिस्टर के बारे में हमने बात करी थी, उसके गार्बेज डंप्स के बारे में बात करी, 1 रुपी कॉइन के बारे में बात करी। ठीक वैसे ही हमने कल की क्लास में देखा था कि मुकेश नाम का जो बच्चा था उसके बारे में डिस्कस किया था कि मुकेश जो था, जो कि एक रैग पिकर फैमिली से बिलोंग करता है, वह भी एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो उन सब के बारे में टोटल मिला के इस चैप्टर में लोस्ट स्प्रिंग, खोए हुए चाइल्डहुड के बारे में, ऐसा चाइल्डहुड जो कि लॉस्ट हो चुका है, और उन बच्चों का जो कि रैग पिकर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ तक हमने बताया था कि कुछ हमने फिरोजाबाद जो सिटी है, टाउन है, वहाँ पे बेंगल मेकिंग, ग्लास बेंगल मेकिंग यानी कांच की चूड़ियाँ बनाने का जो काम होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। और थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था कि ये जो लोग हैं, ये जो बच्चे हैं, इस तरह के इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, वहाँ पर इनके द्वारा काम करना इलीगल माना जाता है। लेकिन कुछ मजबूर है, क्यों? क्योंकि इनके जो जनरेशन्स हैं, कई जनरेशन्स हैं, वो वहाँ इसी तरीके से काम कर रही हैं, और ये जो है वहाँ अपने पेरेंट्स का सपोर्ट करते हैं ये बच्चे। और ये भी एक लाइनेज सी बन गई है, एक विरासत सी, एक परंपरा सी बन गई है कि पेरेंट्स ने ये किया और उनकी लाइनेज पर ही हमें चलना है। तो ठीक इसी तरीके से आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। एक हमने बेयर फुट वाला इंसिडेंट इवेंट देखा था, उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज हम देखेंगे कि सविता जो कि एक गर्ल है, वो भी इस तरह के माहौल में, इस तरह के एरिया में रहती है। ओके, तो हम देखते हैं पेज नंबर, इसमें डिस्कस किया था कि सविता जो गर्ल है उसके बारे में आज हम इस बाकी बचे हुए पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखिए पेज नंबर 18 पे देखिए, फर्स्ट नंबर का जो पैराग्राफ है उसमें देखिए, सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस। जो अथर है, जो एनिस जंग है, वो उनके साथ घूमने जाती है। मुकेश नाम का जो बच्चा है वो उसे वहाँ अपने हाउस में लेके जाता है, जो कि बिल्कुल से डिंगी एरियाज में सिचुएटेड है, ऐसे घर में। और कल हमने डिस्कस किया था वो ब्ली, जो उसके डोर्स है, आयरन डोर्स है, यानी लोहे के बिल्कुल डगमगाने वाले से दरवाजे बने हुए हैं। नो विंडोज़, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई विंडो नहीं है, ना ही वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर अरेंजमेंट है, नहीं ही वाटर की टोटल प्रॉपर फैसिलिटी है, किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट वहाँ नहीं है। तो इसी के बीच जो सविता है, जो अथर है एनिस जंग, वो देखती है कि सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस। ड्रेप मतलब नॉट अट्रैक्टिव, मतलब बिल्कुल से मेली कुचेली सी ड्रेस उसने पहन रखी है सविता ने, जो कि एक यंग गर्ल है। और वो एक ड्रेप मेली कुचेली सी, नॉट अट्रैक्टिव, या जिसे हम अगली कह सकते हैं, UGLY, अगली सी ड्रेस उसने पहन रखी है, और वो भी पिंक कलर की। वो बैठी हुई है, सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, एक एल्डरली वुमेन है, शायद उसकी वो मदर है, उसके पास बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास यानी जो कांच जो है, ग्लास जो है, उसके पीसेज करने में वो अपने मतलब उस वुमेन की हेल्प कर रही है, यानी टोटल मिला के अपनी मदर की हेल्प कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग ऑफ ए मशीन। और उस गर्ल के, जो सविता नाम की गर्ल है, उसके जो हैंड्स हैं, उसके जो हाथ हैं, वो मूव कर रहे हैं इमीडिएटली या मैकेनिकली, यानी मतलब एक मशीन की तरह ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, यानी एक चिमटा, टोंग यानी चिमटा जो होता है, और मतलब एक मशीन के एक चिमटे की तरह वो जो है मैकेनिकल ऑटोमेटिकली अपने आप उसके हाथ चलते जा रहे हैं। यानी कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वो इतनी लंबे समय से, लॉन्ग टाइम से अपने पेरेंट्स की, अपनी मदर की हेल्प कर रही है ये पीसेज ऑफ ग्लास बनाने में, कि उसके जो हैंड्स हैं वो ऑटोमेटिकली मूव कर रहे हैं। आई वंडर, अब जो एनिस जंग है वो कहती है, मैं आश्चर्यचकित होती हूँ, मुझे सरप्राइज होता है, इफ सी न्यू द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स
सी हेल्प्स मेक। अब वो कहती है, एनिस जंग कहती है, सैंक्टिटी यानी सेक्रेडनेस, पवित्रता, होलीनेस, सेक्रेडनेस या होलीनेस, यानी ये जो मुझे आश्चर्य होता है, जो एनिस जंग है वो कहती है मैं सरप्राइज्ड हूँ कि ये जो गर्ल है, सी यहाँ सविता के लिए आया है, कि सविता जो है वो जानती है कि ये जो बैंगल्स है, कांच की चूड़ियां हैं, जो ग्लास बैंगल्स हैं, वो उनकी जो होलीनेस है, उनकी पवित्रता है, उसके बारे में जानती है। सी हेल्प्स मेक, जिसे कि वो बनाने में हेल्प कर रही है। क्या इस चीज की, इनकी इसकी बैंगल्स की, ग्लास बैंगल्स की जो सेक्रेटनेस है या होलीनेस है, पवित्रता है, ये क्यों पहनी जाती है, इन सब के बारे में वो जानती है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग। अब जो एनिस जंग वो कहती हैं कि एक इंडियन वुमेन जो होता है उसके सुहाग को ये सिंबलाइज करती है। ये जो ग्लास बैंगल होती है, कांच की चूड़ियां होती है, ये ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और ये जो है वही होलीनेस, ऑस्पिशियस यानी शुभ अशुभ जो होता है, यानी अच्छे का, गुड का सिंबल होता है। ऑस्पिशियस यानी पवित्रता का सिंबल होता है ये एक मैरिज में, यानी शादी हो जाने के बाद, मैरिज हो जाने के बाद ये जो बैंगल्स हैं वो पहनाई जाती है, ग्लास बैंगल्स। इट विल डाउन ऑन हर, इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil। अब जो एनिस जंग है वो कहती है कि, अब देखिए, डाउन ऑन, डाउन ऑन का मतलब होता है टू बी मैनिफेस्ट, समझ में आना, अंडरस्टैंड होना, समझ में आना। इट विल डाउन ऑन हर सडनली, यानी अचानक ही एक दिन उसे समझ में आ जाएगा इसकी पवित्रता के बारे में, इसकी होलीनेस के बारे में। ये जो बैंगल्स, ग्लास बैंगल्स बना रही है, इनकी मतलब सैक्रेडनेस के बारे में ये बात उसे अचानक तब समझ में आएगी। सडनली वन डे, जब अचानक एक दिन, व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद, ड्रेप्ड यानी ढक देना, कवर्ड कर देना, कि उसका जो हेड है उसे कवर कर दिया जाएगा विद ए रेड वेल, एक लाल रंग के घूंघट में। हर हैंड्स ड्राइड रेड विद हिना, और उसके जो हाथ हैं वो, उनमें मेहंदी लगा दी जाएगी रेड कलर की, यानी उसके हाथ रेड कलर की मेहंदी से रंग दिए जाएंगे। तब उसे समझ में आएगा कि जो वो ग्लास बैंगल्स है, कांच की चूड़ियां हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी क्या सैंक्टिटी है, क्या इनका होलीनेस है, क्या इनकी पवित्रता है। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, यानी रिस्ट यानी कलाइयाँ, उसकी जो कलाइयाँ हैं उनमें वो रेड कलर की बैंगल्स पहना दी जाएंगी, रोल्ड कर दी जाएंगी, तभी वह उसकी होलीनेस को समझ पाएगी। सी जो सविता गर्ल है उसके बारे में जो एनिस जंग है वो बता रही हैं। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, फिर उसे एक दुल्हन बना दिया जाएगा, लाइक द ओल्ड वुमेन बी साइड हर हु बिकेम वन मैन मैनी ईयर्स एगो। अब रेखिका कहती हैं, जो एथर है एनिस जंग, वो कहती है कई सालों पहले, जैसे वो पास में वो ओल्ड वुमेन बैठी हुई है जिसके पास की सविता बैठे, यानी उसकी जो मदर है, उसके मदर की तरह उसे भी, उसकी भी शादी कर दी जाएगी, और जैसा कि कई सालों पहले उसकी मदर के साथ हैपन हुआ था, जैसे सविता की मदर की मैरिज कर दी गई थी। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट। अब जो उसकी मदर है, सविता की मदर, वो भी कलाई में, रिस्ट यानी कलाई में बैंगल्स पहनती है अभी, बट नो लाइट इन हर आईज। अब जो अथर है एनिस जंग कहते हैं, लेकिन उसकी आंखों में किसी प्रकार की कोई लाइट, कोई चमक, कोई ब्राइटनेस दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि जो उसकी आईज हैं वो डस्ट ऑफ ग्लास बैंगल्स जो हैं, यानी जो कांच की चूड़ियां बनाने का जो डस्ट है उससे मतलब वीक हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं, उन्हें बहुत डिम दिखाई देता है, बिल्कुल धुंधला दिखाई देता है। एक वक्त सर भर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त से भर सही खाना भी नहीं खाया, यानी उसकी जो लाइफ है सविता की मदर की, वो मतलब इसी काम में स्पेंड हुई है, यानी पीसेज ऑफ ग्लास करने में, या ग्लास बैंगल्स बनाने में, कांच की चूड़ियां बनाने में। और वो कहती हैं कि एक वक्त भी भर पेट घर ढंग से खाना नहीं नसीब हुआ है उसे आज तक। सी सेज, वह कहती है, इन ए वोइस्ड ड्रेंड ऑफ जॉय, ड्रेंड यानी डिवॉइड हो जाना, डिप्राइव्ड हो जाना, वंचित हो जाना, यानी जॉय से, एंजॉयमेंट से वंचित होकर वह एक आवाज देती है, आवाज में कहती है कि आज तक भर पेट एक वक्त का खाना भी नहीं नसीब हुआ है। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, शायद उसने पूरे अपने लाइफ टाइम में आज तक, यानी मैरिज के बाद, एक टाइम का भी, यानी
फुल मील यानी भर पेट खाना उसे नसीब नहीं हुआ है, और वो मतलब बिना एंजॉयमेंट के ये बात कहती हैं, यानी सैड होकर सोरोफुल होकर ये बात कहती हैं। दैट इज व्हाट शी हैज रिप्ड। अभी दैट इज यानी आज तक उसे भरपेट खाना नहीं मिला, इसी का रिजल्ट है कि वो इतनी दुखी है, इतना। अब देखिए इसमें आया है इन हर एंटायर लाइफ टाइम आया है, दैट इज व्हाट, यही कारण है कि सी हैज रिप्ड, यानी उसे ऐसा करना पड़ रहा है। यानी कहने का मतलब है रिप्ड यानी फसल को काटना, टू कलेक्ट द हार्वेस्ट, रिप्ड यानी टू कलेक्ट द हार्वेस्ट यानी फसल को, कटी हुई फसल को इकट्ठा करना एक जगह। तो यानी इतने इकट्ठा करने से, फसल को कब इकट्ठा किया जाता है, खेत में फील्ड में जब हम जाते हैं तो फसल को जब हम काट कर एक जगह, क्रॉप्स को एक जगह हार्वेस्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि वर्क हार्ड करना, टॉयल करना। यानी इसने इतने लंबे समय तक वर्क हार्ड, यानी खेत में फील्ड में बहुत ज्यादा लंबे समय तक हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाकर हमें क्रॉप मिलती है, गैन होती है, और फिर उसको एक जगह इकट्ठा करना और फिर उसे मार्केट में बेच देना, उससे हमें ग्रेन मिलता है। तो ये काम क्या है, हार्ड वर्क का है। तो जो एनिस जंग है वो कहती है कि इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी, लंबे समय से और आई साइट वीक होने के बाद भी उन्हें एक पूरी लाइफ टाइम में एक वक्त भर पेट खाना भी नहीं मिला है, हालांकि वो इतनी मेहनत करती हैं कांच की चूड़ियां बनाने में, हार्ड वर्क कर रही हैं, इतनी फसल काटती हैं, इतना ज्यादा हार्ड वर्क करती हैं। फसल काटने रिप्ड से मतलब यहाँ हार्ड वर्क से है। हर हस्बैंड, अब देखिए सविता के मदर के बारे में बताया जा रहा है, उनके फादर के बारे में बताया जा रहा है। हर हस्बैंड, उसकी मदर के जो हस्बैंड है सविता के, एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड, फ्लोइंग बियर्ड यानी उसकी जो फ्लोइंग यानी लहराना, वेविंग करना, यानी उसकी जो दाढ़ी है, बियर्ड जो है वो लहराती रहती है हवा में। सेज, वह कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, उसका जो हस्बैंड है, सविता के जो फादर है, वो कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता चूड़ियां बनाने के अलावा। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और मैंने अपनी लाइफ में जो हार्डवर्क किया है, बेंगल बनाने का जो काम किया है लाइफ टाइम में, उससे ही मैंने अपनी फैमिली को रहने के लिए एक घर बना के दिया है। और वो घर कैसा है, कल हमने डिस्कस किया था कल के लेक्चर में, कि बिल्कुल हटमेंट्स हैं, झोपड़ियां बनी हुई हैं, स्लम्स में वो रहते हैं, डस्ट में वो रहते हैं, किसी प्रकार का डिंगी हाउसेज में वो रहते हैं, विदाउट एयर एंड लाइट के वो रहते हैं। तो ऐसे हाउस में, ऐसा घर ही वो बना पाए अपनी लाइफ टाइम में। हियरिंग हिम, जब सविता की मदर उसकी बात सुनती है, वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। फिर उसकी मदर जब उसकी बात सुनती है, हियरिंग हिम, उसकी बात सुनती है, उसकी मदर भी सुनती है, और जो सविता है वो भी सुनती है, और जो एनिस जंग लेखिका है वो भी सुनती है। तो वो कहती है, उसकी बात सुनते हुए, उसके फादर ने जो बात कही थी, सविता के फादर ने, उसकी बात सुनते हुए जो अथर है एनिस जंग, वो कहती है, वन वंडर्स, किसी को भी आश्चर्य होगा, सरप्राइज होगा, इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। यानी कई लोग हैं उसी एरिया में जो रहते हैं, वो उन स्लम्स में ही रहते हैं, वो लोग अपने लाइफ टाइम में इतना करने में भी फेल हो जाते हैं जितना कि सविता के फादर ने ज्ञान किया है। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उसके पास, उस सविता की फैमिली के पास कम से कम मतलब एक रूफ तो है, यानी सर के ऊपर छत तो है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of bengal making, यानी मनी कमाने का और कोई मीन्स, कोई साधन उनके पास नहीं है, सिर्फ कांच की चूड़ियां बनाना ही उनका बिजनेस है, और इसी को वो मतलब कैरी ऑन करते हैं, चलाकर रखते हैं, यही काम वो करते हैं। नॉट इवन एनफ टू ईट, चाहे उन्हें खाने के लिए एनफ ना मिले, खाने के लिए कुछ ना मिले। रिंग्स इन एवरी होम, यानी हर घर में क्या है कि रिंग्स से मतलब है यहाँ पर कि टूटे फूटे दरवाजे हैं, मतलब जो दीवारें हैं, नो विंडोज हैं, खिड़कियां नहीं है, दरवाजे नहीं है। कल हमने डिस्कस किया था वोबली यानी डगमगाने वाले डोर्स बने हुए हैं, ये सारे हर घर में है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो यंग मैन होते हैं उनके मतलब जो यंग बच्चे हैं,
चिल्ड्रन है या मैन है, वो लेमेंट यानी वो दुखी होते रहते हैं ऑफ देयर एल्डर्स, अपने बड़ों से। यानी एक तरीके से नॉइस वाला या साउटिंग वाला या चीखना चिल्लाना, एक दूसरे पर इरिटेट होना, ऐसा एटमोसफियर वहां उन घरों में रहता है। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, छोटे बच्चे जो है वो अपना टाइम पास करते रहते हैं। इट यानी इधर उधर घूमते रहते हैं, रोम करते रहते हैं बिना पर्पस के, बिना किसी एम के। इट सिम्स, ऐसा सिम होता है, ऐसा प्रतीत होता है। एनिस जंग ऐसा कहती है। इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर होम में ऐसी ही कहानी है। years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream। अब जो एनिस जंग है वो कहती हैं आगे की लाइन में, यानी कई साल हो गए हैं उन्हें ऐसा करते हुए। यानी ये जो जनरेशन है, ये जो परंपरा है, ट्रेडिशन है कि ग्लास बैंगल बनाने वाली जो फैमिली है, उनके उन पेरेंट्स के जो बच्चे होंगे वो भी यही काम करेंगे, इसी ट्रेडिशन में जाएंगे। ये एक कस्टम सा बन गया है। तो जो एनिस जंग है वो कहते हैं कई साल गुजर चुके हैं और इतना हार्ड वर्क उन्होंने किया है कि इस हार्ड वर्क से, अब देखो माइंड नंबिंग, माइंड नंबिंग का मतलब होता है कि दिमाग को शून्य करने वाला, जीरो करने वाला। तो जो माइंड है उसमें सोचने समझने की या टॉयल, यानी इतना ज्यादा हार्डवर्क अपने लाइफ में करते हैं कि उनके सोचने समझने की जो, या कुछ नया करने की, न्यू जो इनिशिएटिव है या शुरुआत नया शुरू करने की, या कुछ नए अदर साइड में अदर बिजनेस करने की, ऑक्यूपेशन करने की, ये जो उनकी कैपेसिटी है, यानी थिंकिंग जो कैपेसिटी है वो किल्ड हो जाती है। जो इतने लंबे समय से इसी ट्रेडिशन को, कस्टम को अपनाए जा रहे हैं, तो नई शुरुआत करना, न्यू मतलब सर्च करना या न्यू डिवाइन करना कुछ, ये सब कुछ उनके लिए उनके बस की बात नहीं है। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, यानी उनमें नए नए स्वप्न देखने के, न्यू ड्रीम्स देखना और उन्हें पूरा करना, यानी ड्रीम्स देखना और उन्हें पूरा करना, कुछ अच्छा गेन करना, अदर वर्क करना, इनकी इतनी एबिलिटी उनके माइंड में नहीं है, क्योंकि वो शुरू से ही हार्ड वर्क करते हैं। जैसे बच्चे हैं, ऐसी फैमिलीज के बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही सपोर्ट करते हैं। जैसे सविता अभी अपने इस ऊपर वाले पैराग्राफ में डिस्कस किया था कि वो अपने मदर की हेल्प करती है, तो ठीक वैसे से वो बचपन से ही ऐसा करती आ रही है, यानी इस चीज की हैबिट उसे हो चुकी है। और वो चाहकर भी, और बचपन से ही वो टॉयल करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, इसी का रिजल्ट होता है कि उनके सोचने समझने की जो पावर है वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती, किल हो जाती है, और उनका जो माइंड है वो सुन्न हो जाता है और वो उसी काम को करते रहते हैं, इससे हटकर बिल्कुल नहीं सोच पाते हैं। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into a vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। अब देखिए जो एनिस जंग वहां गई हैं, जो अथर है इस चैप्टर की, वो कहती हैं कि तुम लोग ग्रुप में, कोऑपरेटिव यानी ग्रुप में, यानी क्यों नहीं इकट्ठा होते। यानी एक लोगों का, एक यंग मैन का जो वहां ग्रुप था, उससे जो एनिस जंग है उसने पूछा व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्व्स, अपने आप को तुम ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते, एक जगह कलेक्ट क्यों नहीं करते, इनटू ए कोऑपरेटिव, यानी एक दूसरे का सहयोग क्यों नहीं करते, कॉपरेशन क्यों नहीं करते। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन, यानी जो यंग मैन का ग्रुप था, हु हैव फॉलन इनटू ए विशियस, विशियस का मतलब होता है बैड सर्किल ऑफ मिडलमैन, मिडलमैन यानी जो बिचौलिए होते हैं, जो बीच का काम करते हैं, ठीक है। मिडलमैन का जो एक कुचक्र है या बैड सर्किल है, इसमें तुम लोग ट्रैप्ड हो चुके हो, जैसा कि तुम्हारे फादर्स व फोर फादर्स हुए थे। यानी कई सालों जनरेशन चलती आ रही है, हमारे फादर, हमारे फोर फादर्स, हमारे पिता, यानी हमारे एंसेस्टर्स और हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो जो विशियस सर्किल ऑफ मिडलमैन, यानी अगर, यानी मिडलमैन का जो विशियस सर्किल है वो चलता आ रहा है, उसी को फॉलो करते जा रहे हैं। तो वो कहते हैं, और अनीस जंग उनसे कहती है कि क्या तुम अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते, क्या तुम अपनी गवर्नमेंट के आगे अपने डिमांड्स को नहीं रख सकते कि हमारे साथ ऐसा अन्याय, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, हमें भी जस्टिस चाहिए, हमें भी अपने राइट्स चाहिए, हमें ये काम नहीं करना। क्या तुम कुछ डिमांड्स गवर्नमेंट से नहीं कर सकते, या अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, क्या तुम अच्छा नहीं कर सकते इससे। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, तो जो ये ग्रुप था, ये ग्रुप ऑफ यंग मैन, वो कहता है अथर से, अनिस जंग से, इवन इफ, यदि वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, इकट्ठे हो जाए, कलेक्ट हो जाए, गैदर हो जाए, वी आर द वंस, तो हम अकेले ही ऐसे होंगे, हु विल बी होल्ड बाय द पुलिस,
तो पुलिस द्वारा हमें होल्ड कर दिया जाएगा, यानी घसीट दिया जाएगा। होल्ड अप यानी घसीटना, डायरेक्ट करना, घसीट दिया जाएगा। बीटन, हमें पीटा जाएगा पुलिस के द्वारा। एंड ड्रैग्ड टू जेल, और हमें जेल में डाल दिया जाएगा, जेलों में घसीट दिया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कि हम कुछ गैर कानूनी कर रहे हैं, इस जुर्म में हमें अंदर डाल दिया जाएगा जेल में। दे सेज, वे कहते हैं, यानी ये जो ग्रुप था उसने एनिस जंग से कहा, देयर इज नो लीडर अमोंग देम। अब जो एनिस जंग है वो कहती है उनमें कोई लीडर नहीं है, यानी ये जो लोगों का ग्रुप है, ये स्लम्स में रहते हैं, हटमेंट्स में रहते हैं, इन लोगों में किसी प्रकार का कोई लीडर, कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी नथिंग डिफरेंटली, नो वन हु कुड हेल्प देम, यानी उनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। सी थिंग्स डिफरेंटली, यानी उन लोगों के लिए सोचें, ऐसे लोगों के लिए सोचें, ऐसा कोई नहीं है। इन स्लम्स में रहने वाले बच्चों के लिए सोचें, ऐसा कोई भी नहीं है जो उनके लिए डिफरेंट सोचे, उनके लिए अच्छा सोचे, अलग हटकर सोचे। देयर फादर्स आर एज ट्रायड एज दे आर, उनके जो फादर्स हैं, यानी उनके जो पेरेंट्स थे, जो वो कर रहे थे, वो भी वैसा ही कर रहे हैं। उसी परंपरा को, उसी ट्रेडिशन को उन्होंने चला रखा है। द टॉक एंडलेसली इन ए स्पिरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रिड एंड टू इनजस्टिस। अब ग्रिड यानी लालच, टेम्पटेड होना, टेम्पटेशन, एंड इनजस्टिस वही अन्याय, नॉट अन्याय करना उनके साथ, इनजस्टिस करना, और एपैथी यानी उदासीनता, यानी बिल्कुल से उदास रहना, सैड मूड में रहना। और मतलब ये जो, मतलब इस स्टेट में या इस कंडीशन में, यानी इस स्टेट में रहने का या कंडीशन में रहने का जो, या इस पोजीशन में जो है वो उस सब का रीजन यही है कि एक तरीके से ये दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पिरल, यानी एक स्पिरल की तरह। स्पिरल कैसी होती है? एक मतलब कुंडली की तरह, एक कुंडली नुमा, एक स्पिरल टाइप में, शेप में, दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी। यही रीजन है कि वो आज भी पॉवर्टी में रह रहे हैं, टू, और उसी वजह से, उस गरीबी में रहने के कारण, पुअर कंडीशन में रहने के कारण, पॉवर्टी में रहने के कारण ही ये लोग एपैथी यानी उदासीन हो चुके हैं, किसी प्रकार का कोई हैप्पीनेस, यानी डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं। एपैथी यानी डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं अपने आप से, या सैड कंडीशन में रहते हैं, बुरी कंडीशन में रहते हैं, या डिस्ट्रेस्ड हो चुके हैं बुरी तरीके से। तो ये लोग, और ये क्या है, टू ग्रिड, वो किसी तरीके का कोई लालच नहीं चाहते, टेम्पटेशन यानी कोई भी चीज उन्हें टेम्पटेट नहीं करती, अपनी तरफ लालायित नहीं करती है, बेट नहीं करती है। एंड टू इनजस्टिस, इसी का रिजल्ट है, ये वो इनजस्टिस को भी नहीं देखते कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, ऐसा वो सोचने की, मतलब क्योंकि उनका माइंड लंबिंग, अभी वर्ड आया था कि उनका जो माइंड है, सोचने समझने की जो पावर है, वो जीरो हो चुकी है, शून्य हो चुके हैं उनके माइंड, क्योंकि उसे ट्रेडिशन, उसी कस्टम पे वो चले जा रहे हैं। लिसनिंग टू देम, अब जो एनिस जंग है वो कहती है उन सबको सुनने के बाद, सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, यानी डिस्टिंक्ट यानी क्लियर, मुझे ये समझ में आता है उन बच्चों को देखने के बाद, ऐसे फैमिलीज के पेरेंट्स को देखने के बाद मुझे ऐसा समझ में आता है कि उन लोगों में टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स हैं, यानी टू क्लियर वर्ड्स, यानी दो प्रकार की दुनिया वहां देखने को मुझे मिलती है। वन ऑफ द फैमिली, एक तो ऐसे फैमिली की दुनिया है, caught in a web of poverty, वेब यानी जाल या ट्रैप, मतलब जाल या नेट, यानी गरीबी के नेट में, पॉवर्टी का जो वेब है या नेट है, जाल है, इसमें फंस चुकी है। एक तो ऐसी फैमिली है। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन, यानी स्टिग्मा यानी एक तरीके से कलंक, यानी कास्ट का, जाति का या कास्ट का जो कलंक है, उसके नीचे वो दब चुके हैं, बर्डन्ड हो चुके हैं। विच दे आर बोर्न, यानी एक तो क्या होता है, यानी इस कास्ट में हमने जन्म ले लिया है, बोर्न हम इस कास्ट में हुए हैं, इसका मतलब ये एक कलंक है, स्टिग्मा है हमारे लिए, और हमें यहीं रहना है। इस बात के नीचे या इस चीज के नीचे वो बर्डन है, दबे हुए हैं। एंड द अदर, और दूसरी जो दुनिया है, वर्ड है, वो कौन सा है? देखिए, वो कहती है द अदर ए विशियस सर्किल ऑफ साहूकार जो लोग हैं, जो वेल्दी पर्सन्स हैं, एंड द मिडल मैन, बिचौलिए हैं, एंड द पुलिस मैन एंड द कीपर्स ऑफ लॉ, और कानून के जो रखवाले हैं, द ब्यूरोक्रेट्स जो मतलब ऑफिशियल साइड है, यानी जो ऑफिसर्स हैं, एंड
द पॉलिटिशियंस, और जो पॉलिटिशियंस हैं उन लोगों का ये जो दुनिया है, दूसरा इनका विशियस सर्किल, यानी बुरा जो बैड सर्किल है इनका, इस कुचक्र में वो फंस चुके हैं। यानी दो तरह के वर्ड एनिस जंग को वहां देखने को मिलता है। दो तरह की दुनिया, एक ऐसी दुनिया कि मतलब इसमें बोर्न हमारा इस कास्ट में हुआ है तो इस बर्डन से वो लाइफ टाइम दबे रहते हैं और इससे बाहर निकलकर कुछ नहीं सोचना चाहते हैं। और दूसरी दुनिया वो जो कि जैसे साहूकार है, मिडल मैन है, पुलिस मैन है, या फिर एडवोकेट्स हैं, या ब्यूरोक्रेट्स हैं, या पॉलिटिशियंस हैं, इन सब लोगों की दुनिया। गवर्नमेंट इनके लिए करती है, अच्छी अच्छी स्कीम निकालती है, लेकिन सब अपने बेनिफिट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए किसी न किसी तरीके से अपना फायदा सोचते हैं, और इन लोगों तक वो हेल्प पहुंच ही नहीं पाती है, तो गवर्नमेंट इन्हें प्रोवाइड करना चाहता है। तो यानी सब लोग अपना फायदा, अपना स्वार्थ देखते हैं, और ऐसे लोगों की तरफ कोई भी नहीं देख पाता है। तो ऐसी दो दुनिया एनिस जंग को वहां देखने को मिलती है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड देयर बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। अब देखिए, इम्पोज्ड यानी इन्फोर्स कर देना, जबरदस्ती लाद देना। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज यानी होता है एक्सेस ऑफ लगेज, अतिरिक्त बोझ, एक्स्ट्रा जो बर्डन है वो लाद दिया जाता है इन फैमिलीज में जो बोर्न होने वाले बच्चे हैं उन बच्चों पर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और उस बोझ को वो उतार नहीं सकते, यानी रख नहीं सकते। यानी बचपन से ही जो अपने पेरेंट्स को वो देखते हैं उसी ट्रेडिशन में वो ही काम वो करने लगते हैं, और बचपन से ही एक तरीके का बर्डन उनके कंधों पर ला दिया जाता है, जिसे चाहकर भी वो नहीं उतार पाते हैं। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो बच्चा, ऐसे फैमिली में बोर्न होने वाला बच्चा अवेयर हो, जागरूक हो, कुछ जाने, ही एक्सेप्ट्स इट एज एन नेचुरली एज हिज फादर, उससे पहले ही वह उस चीज को, उस बर्डन को, उस पॉवर्टी को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक वैसे ही जैसे कि उसके फादर ने कभी किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, यानी कुछ करने का मतलब है, कुछ अलग करने का मतलब है कि डेयर दिखाना, करेज दिखाना, ब्रेवरी दिखाना, जो कि इनमें नहीं है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, यानी जब यानी उनका जो बोर्न हुए थे, उनका जन्म हुआ था, उस समय से ही वो इसी ट्रेडिशन को मानते आ रहे हैं, और उन्होंने करेज नामक या डेयर नामक कोई वर्ड सुना भी नहीं होगा। जैसे कि जिस माहौल में, जिस एटमॉस्फेयर में वो बोर्न हुए हैं या ग्रोइंग अप हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, आज तक उन्होंने डेयर नामक वर्ड, किसी के सामने बोलना, अपने राइट्स के लिए फाइट करना, ये सब कुछ उन्होंने सुना ही नहीं होगा अपनी लाइफ में। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered। अब एनिसन कहती है, जब मैंने फ्लैश यानी एक झलक, एक ग्लिम्स, जब मैंने एक ग्लिम्स देखी मुकेश की बातों में, I am cheered यानी हैप्पी होना, तो मैं काफी हैप्पी हो गई, मैंने अपने आप को एंजॉय फील किया, मैंने अपने आप को खुश पाया। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, मुकेश ने कहा था, मुकेश अपनी बात रिपीट कर रहा था, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल टू गो टू गैरेज एंड लर्न, वह जब एनिस जंग ने उसे पूछा कि तुम मोटर मैकेनिक कैसे बनोगे, यहाँ से तो गैरेज बहुत मीलों दूर पड़ता है, तुम कैसे बनोगे, तो वो उसको रिप्लाई देता है, ही विल गो टू ए गैरेज, वह गैरेज में जाएगा पैदल चलकर, एंड लर्न, और सीखेगा, मोटर मैकेनिक के सारे काम सीख लेगा। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग अवे फ्रॉम हिज हाउस, यानी तुम्हारे घर से तो ये बहुत दूर है। आई विल वॉक, मैं पैदल चल के जाऊंगा। ही इंसिस्ट यानी फोर्स्ड करके अपनी बात कहता है कि मैं जाऊंगा, डेफिनेटली जाऊंगा और सीखूंगा और मोटर मैकेनिक ही बनूंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, ही इज सडनली साइलेंट। अब जो एनिस जंग है वो जॉकिंग करते हुए उससे पूछ लेती है मुकेश से कि क्या तुम यानी एरोप्लेन उड़ाना चाहोगे, क्या एरोप्लेन उड़ाने का ड्रीम भी तुम देखते हो, स्वप्न देखते हो, क्या तुम प्लेन उड़ाओगे, एरोप्लेन उड़ाओगे। ही इज सडनली साइलेंट, जब एनिस जंग ने ये बात उससे पूछी तो अचानक सडनली वो बिल्कुल चुप हो जाता है। नो ही सेज, वह कहता नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, यानी ग्राउंड यानी नीचे की तरफ देखते हुए, जमीन की तरफ देखते हुए। इन हिज, नहीं मैं नहीं उड़ाऊंगा एरोप्लेन, मैं पायलट नहीं बनूंगा। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। अब जो एनिस जंग है वो कहती है, जब
इन हिज स्मॉल मर्मर, यानी मर्मर यानी गुनगुनाना, गुनगुनाना अपने आप, मतलब अपने आप ही गुनगुनाना, अपने आप ही बोलना, ऐसा साउंड बोलना कि किसी अदर को वो सुनाई नहीं दे, अपने आप में ही गुनगुना रहा था। इन ही स्मॉल मर्मर, बड़बड़ाहट में, देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, यानी एक तरीके की परेशानी, उलझन नजर आ रही थी उसे देखकर, दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, यानी रिग्रेट यानी दुख में, दुख में या सैडनेस में, डिसअपॉइंटेडनेस यानी निराशा में अभी वो परिवर्तित नहीं हुई थी। यानी वो सिर्फ मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। और लेखिका के अकॉर्डिंग या अथर एनिस जंग के अकॉर्डिंग, यानी बड़े स्वप्न देखना, बड़े बड़े ड्रीम्स देखना, बिग ड्रीम्स देखना कि एरोप्लेन उड़ाना, फ्लाइंग करना और उसके अंदर पायलट बन जाना, ये उसके बस की बात नहीं थी। इसलिए जो एनिस जंग है वो कहती हैं, यानी वो that has not yet turned into regret, यानी अभी वो दुखी या डिसअपॉइंटेड नहीं हो रहा था, लेकिन एक तरीके की परेशानी उसके माइंड पे आ जाता है कि मैं कैसे पायलट बनूंगा, कैसे एरोप्लेन उड़ाऊंगा। तो वो स्वप्न, जो ड्रीम वो देख रहा है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि वो कर सकता है, यानी वो ये कर सकता है खुद, उसके मतलब उसके वश में है ये चीज। जबकि एक पायलट बनना और उसके लिए बहुत मनी चाहिए होता है, तो वो ऐसा स्वप्न, ऐसा ड्रीम वो नहीं देखता है। ही इज कंटेंट टू, कंटेंट यानी सेटिस्फाइड, वह अपने आप में संतुष्ट है, टू ड्रीम ऑफ कार्स, उस कार का ड्रीम देखने में, दैट ही सीज हर्लिंग हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। अब जो वो कहता है कि एनिस जंग वो कहती है कि वह अपने आप में सेटिस्फाइड है उस कार को चलाने का या मोटर मैकेनिक बनने का ड्रीम देखकर, जिसे कि वह हर्टलिंग डाउन यानी मूविंग फास्ट, यानी तेजी से चलते हुए अपने एरिया, जिस एरिया में वो रह रहा है, उस एरिया की जो टाउन है, वहाँ की जो स्ट्रीट्स हैं, उन पर वो मूविंग फास्ट है, तेजी से दौड़ते हुए उन कारों को, कार्स को देखता है, और उन्हें देखकर ही वो वैसा ही स्वप्न देखता है, ड्रीम देखता है, और उसी में वो सेटिस्फाइड है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई अवर फिरोजाबाद, फ्यू यानी बहुत कम, नए के बराबर, जो एरोप्लेन्स हैं वो फिरोजाबाद में उड़ती है, इसीलिए वो पायलट बनने का ड्रीम नहीं देखता है। कभी कभी एक दो मतलब एरोप्लेन उड़ती हुई दिखाई दे जाती हैं, फ्लाइंग करती हुई, और ज्यादा वो मुकेश को जो है कार्स चलती हुई दिखाई देती हैं, हर्टलिंग डाउन करती हुई दिखाई देती है। इसी वजह से वो जो ड्रीम देखता है वो कार मोटर मैकेनिक बनने का देखता है, ना कि एक पायलट बनने का। तो एनिस जंग है वो कहती हैं कि ये जो लोग हैं या इन एरियाज में जो लोग रहते हैं, वो ठीक वैसा ही ड्रीम देखते हैं जिसे कि वो मतलब एक ट्रेडिशन सा बन चुका है, जिस चीज को वो मतलब परपेचुअल कंडीशन जो है, उनकी स्टेट जो है, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, ये जो नहीं परमानेंट उनकी जो स्टेट है पॉवर्टी की या गरीबी की, उन सब का रीजन यही है कि इनके फोर फादर्स या एंसेस्टर्स ऐसा करते आ रहे थे, तो एक तरीके का ट्रेडिशन, एक तरीके का कस्टम उनमें बन चुका है, और वो लोग इसी को फॉलो करते जा रहे हैं। तो किसी प्रकार का डेयर, किसी तरीके का करेज उनमें नहीं है। तो जो एनिस जंग है उसने हमें इस चैप्टर के माध्यम से, जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, उसके बारे में, खोए हुए बचपन के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में बताया है। और वो चाइल्डहुड किनका है? रैग पिकर्स का है, कचरा बुनने वाले बच्चों का है। तो मैंने इसमें आपको बहुत सारे इवेंट्स बताई हैं। एक सविता के बारे में इवेंट बताई है, एक मुकेश के बारे में बताया, साहिब नामक बच्चे के बारे में बताया है, एक बेयर फूट के बारे में बताया, ठीक है, एक मोटर मैकेनिक वाले मैंने बात बताई आपको, तो एक ग्लास बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हिंट्स हैं, जिन्हें हमें इसमें ध्यान रखना है। और इसमें एक सीमापुरी के बारे में आया कि साहेब कभी मतलब बांग्लादेश में रहा करता था, मतलब इनका जो घर था वो सारा जो ना स्वेप्ट अवे हो गया था, जब स्टॉर्म्स आते हैं, तूफान आते हैं, तो ये जहाँ से साहेब आया था, मतलब तो वहाँ के जो मतलब इनके फील्ड्स भी थे, वहाँ रिवर्स की एज पर, मतलब नदी के किनारे वो रहा करते थे, इनके घर थे। तो ये जो लोग हैं, ये विदाउट किसी आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, राशन कार्ड इनके बने हुए हैं, ये वोट देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करी गई हैं।
तो ये जो चैप्टर है वो टोटल मिला के उन बच्चों के बारे में है जो रैग पिकर्स है, कचरा बुनते हुए आप गली मोहल्ले में घूमते हुए देखते होंगे, तो उन सभी के खोए हुए उस बचपन के बारे में बताया गया है। टोटल मिलाकर इसमें वो बच्चे, ऐसे बच्चे रैग पिकर्स वाले जो कि स्कूल नहीं जा पाते हैं, यानी जिनके कंधों पर, सोल्जर्स पर स्कूल बैग होने चाहिए, उनके ऊपर वो कचरे की पॉलीथीन्स, प्लास्टिक बैग्स हमें मिलते हैं जिनमें कि वो कचरा बुनते रहते हैं। तो जो एनिस जंग है ऐसे बच्चों को जब देखती है तो काफी वरीड हो जाती है, दुखी हो जाती है और वो उनके लिए कुछ करना चाहती है। तो एक क्वेश्चन इसमें वो भी बनता है कि जो एनिस जंग ने प्रॉमिस किया था उसके लिए कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनाऊंगी तो तुम क्या उसमें पढ़ने आओगे, तो वो जो प्रॉमिस किया था उसने, वो अपने आप को ही उसे होलोसिम होता है, यानी खोखला प्रतीत होता है, क्योंकि स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारा मनी रिक्वायर्ड होता है और इतना मनी उनके पास नहीं है, क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से खुद एक एनिस जंग बिलोंग करती हैं। तो जो उसने प्रॉमिस किया था उसके साथ, एनिस जंग ने साहिब के साथ, वो अपने आप ही उसे होलोसिम होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन 5, 6, 7 क्वेश्चन इसमें से टोटल बनते हैं और उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको प्रॉपरली आप रीड करें और जो परेशानी हो उसके बारे में पूछें। थैंक यू वेरी मच।